गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब अच्छा है। चलो भाई, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे थे, याद है ना? कि खत्म? याद है? याद है रे? हाँ याद है। चलो तो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे अल्केन का प्रिपरेशन। अभी ये चल रहा था हमारा लेक्चर 3 तक, अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना? तो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब क्या बोल रहे हैं, अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, अल्केन को तैयार करने के लिए बस और कुछ और मेथड है, बस उसको पढ़ के खत्म करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास पढ़े थे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। पहले आप पढ़े अल्कीन के ऊपर, अल्कीन के अलग अलग रिएक्शंस था, है ना? इसके बाद फिर आगे बढ़े, इसका पढ़े थे आप, इसके ऊपर अल्काइन से पढ़े थे H2Bd का रिएक्शन, वहां से अल्केन बना था बेटा। फिर आप अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे, अलग अलग रिएक्शंस दिखाए आपको, वहां से बनाए क्या अल्केन बनाए। अल्काइल हैलाइड का फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक्चुअली हो गया मुंह में थोड़ा सा जीभ पे छाला हो गया है, इसलिए बोलने का दिक्कत हो रहा है। खैर धीरे धीरे बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घाव हो गया है। तो इसके बाद फिर हम लोग बोले, इसके बाद क्या पढ़े थे सर? अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। फिर हम लोग पढ़े थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर भी हम लोग क्या किए, रिएक्शन पढ़े, किल्मैन्स रिडक्शन, कोल-किस्सा रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, HI फास्फोरस की रिएक्शन चल रहा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल के ऊपर HI फास्फोरस की रिडक्शन, और वहां के बाद फिर हम लोग चलेंगे बस लास्ट टॉपिक फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक से भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसको प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करेगा, इसको प्रिपेयर करने में, अल्केन को प्रिपेयर करने में मदद करेगा। क्लियर है? चलो तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बस एक छोटा सा कंपाउंड जो पीछे छूटा हुआ लास्ट लेक्चर का, उसको फुलफिल कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, कीटोन है। कीटोन का मतलब क्या है सर? यहाँ पे CH3COCH3 है ना, जिसको आप एसीटोन बोलते हैं। इस एसीटोन पे अगर रिएक्शन हम करें किसका, HI फास्फोरस का, किसका, HI फास्फोरस का। HI फास्फोरस के बारे में हमने पहले भी आपको सिखाया था कि HI फास्फोरस का एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सबको रिड्यूस करके ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की कंपाउंड्स को क्या करता है, अल्केन में कन्वर्ट करता है। और अल्केन में जब कन्वर्ट करेगा सर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3CH2CH3। मतलब ओवरऑल क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को हटाइए और कार्बन की वैलेंसी को सैटिस्फाइड कर दीजिए अल्केन से, है ना? आइए अल्केन। क्लियर है? अब इसकी मैकेनिज्म कोई ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको। यहाँ आपके पास एसीटोन है, एसीटोन पे जब HI लाएंगे तो आपको सिखाया था HI दो तरीके से ब्रेक होता, H रेडिकल I रेडिकल, या H+ और I-। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 मोल दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, H रेडिकल को। और 2 मोल अगर H रेडिकल है बेटा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तो दोनों HH को बराबरी हिस्से में बांटेगा, बराबरी में, तो बढ़कर कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा, एक आ जाएगा कार्बन पे H और एक आ जाएगा ऑक्सीजन पे H। ये पाई बॉन्ड टूट गया सर, 2 रेडिकल कंबाइंड हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं सर, ये OH और H जो है यहाँ से हटाने के लिए आप इस पे ना HI की रिएक्शन करा दीजिए। तो ये रिएक्शन तो आप पढ़े हुए हैं, OH को यहाँ से H+ देंगे, H2 बन के निकलेगा, कटायन बनेगा, और कटायन पे I- का अटैक हो जाएगा, और I- का अटैक होगा तो अब बन जाएगा क्या, आइसो आयोडाइड, है ना? ये बन गया सर। अब फिर से इसके ऊपर HI आ जाएगा, फिर से HI आएगा सर, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक रेडिकल मिलेगा H को और इसको मिलेगा I2, तो I2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बन गया, आइसोप्रोपेन, है ना? CH3CH2CH3 बन गया बेटा, या नॉर्मल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आइसो ग्रुप रहेगा तभी तो आइसो बनेगा, और आपके पास क्या हो गया, I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो मैग्नीशियम पे ज्यादा जिस पे ध्यान देना नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मैग्नीशियम, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन सबों के ऊपर अल्कोहल हो, है ना, एस्टर हो, इन सबों के ऊपर HI फास्फोरस जब आता है तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस करके एक ही जगह ले जाके गिराता है, दैट इज अल्केन। वो क्या होता है, अल्केन होता है। क्लियर है? अब इसको बना लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कौन सा रिएक्शन किया जाए जिससे कि अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है। क्लियर है? तो फटाफट बनाइए इसको जल्दी से। देखो भाई, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि सर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग कर सकते हैं कि कैसे अल्केन को बना सकते हैं, है ना? तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्केन कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए सर आपके पास क्या है, RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पे एक रिएक्शन हम करवाते हैं, दैट इज क्या है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में काम कर रहा है, और रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, तो यहाँ से क्या बनता है,
यहाँ से बनता है सर RH अल्केन बनता है, और CO2 गैस जो प्रोड्यूस होता है ना इससे, इसको हम बोलते हैं क्या सर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब यहाँ पे ना सोडा लाइम मिक्सचर इस्तेमाल हो रहा है NaOHCO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर, और ये मिक्सचर से रिएक्शन करता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, तो वो अल्केन बनता है, CO2 गैस को प्रोड्यूस करके ये सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से बन सकता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या बन सकता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैसे बनेगा वो मैकेनिज्म से भी समझ में आएगा। इसका नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। देखो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है क्या है सर, यहाँ पे ना CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, और इस रिएक्शन का एक और नाम है डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब है कि अगर आप कंटेनर में पहले से नंबर ऑफ कार्बन जितना भी लेके चल रहे हैं उसमें से एक कार्बन डिग्रेड होगा, घट जाएगा आंसर में। जैसे यही देखो R और C मिलाकर यहाँ मान लेते हैं R में कोई एक कार्बन होगा तो दो कार्बन है, दो कार्बन में अब आंसर में एक कार्बन बच गया है ना, कार्बन निकल चुका है, इसको डिग्रेडेशन भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो पहले आप ये काम करते हैं, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, साथ में फिर दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे इसके साथ, ठीक है? तो देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है सर, सबसे पहले करना क्या है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन को आपके पास है बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH जो है इसके साथ जब मिक्स के लिए रिएक्शन होता है तो NaOH को डिसोसिएट कर लीजिए, क्या टूटेगा Na प्लस OH माइनस। अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, और RCOH में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पे OH है, और साथ में है क्या OH माइनस। तो OH माइनस क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो H प्लस को बाहर निकालेगा सर, और H प्लस को जैसे ही बाहर निकालेगा यहाँ से तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा RCO माइनस, और साथ में क्या हो गया H2 हो गया सर। ये पहला स्टेप रिएक्शन हमारा कर दिया। अब अगले स्टेप में हम आते हैं, अगले स्टेप में क्या करना है, इसको हीट करना है। तो ये सेकंड स्टेप में जब आप आएंगे तो अगले स्टेप में आपके पास सॉल्ट बना है RCO माइनस, और उसको जब हीट करेंगे ना तो यहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो वो कैसे प्रोड्यूस होगा, ध्यान से सब सीखना बेटा। CO2 के लिए चाहिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो एक तो डबल बॉन्ड O बना हुआ है और यहाँ एक पाई बॉन्ड और बनने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे ही वो नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, ये कार्बन क्या करेगा, इस R को इलेक्ट्रॉन देगा और कहेगा भैया तुम अपने इलेक्ट्रॉन रखो, हमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की अब जरूरत नहीं है ना। देखो कितना दुनिया प्रोफेशनल है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोले भाई तुम अपने इलेक्ट्रॉन रखो, अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत नहीं है। हमारा एक नया दोस्त जो था वो हमें पैसा दे रहा, और एक नया बॉन्ड हम बना रहे हैं उसके बीच में, और अपने दोस्त के साथ हम बाहर चले जाएंगे। तो आर भी बोला कि कोई बात नहीं, तुम भी निकल जाओ, अगर तुम्हें कोई दोस्त मिल रहा तो हमें भी बहुत सारा दोस्त मिलेगा, दुनिया तो ऐसी चलती है ना। तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा, और CO2 देखो बन गया C डबल बॉन्ड O, CO2 गैस बन के निकल गया सर, और R को दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो R पे क्या आ गया, अनायन चार्ज। अब यहीं पे सवाल उठता है कि सर रिएक्शन जो है ना सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसका रेट डिपेंड्स करता है कार्बन आयन के ऊपर, बनने वाला कार्बन आयन, क्योंकि यही कार्बन आयन जितना बेहतर होगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का रेट उतना ही फास्ट होगा, और जब फास्ट होगा सर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब आखिरी स्टेप में आप क्या कहेंगे सर, इस R माइनस को ना क्या दे देंगे आप, H2 आपके पास है, और H2 है तो H2 से क्या मिल जाएगा आपका, याद करो H2 से क्या मिल जाएगा H प्लस, और H प्लस से अगर मिलेगा सर तो आप क्या बन गए, अल्कीन। एक सवाल। अब अगला सवाल ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सब सीखिएगा। जो CO2 गैस निकला है, क्या CO2 कंटेनर में वैसे ही पड़ा रहेगा कि उसका कुछ काम होगा, काम होगा। अगर वो वैसे ही पड़ा रहेगा ना तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्या करेगा, R माइनस वापस कार्बोक्सिलिक पे अटैक कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड पे, और O माइनस वाटर लेकर वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्स करेगा। इसलिए डाला गया मिक्सचर में CO कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है यहाँ पे वापस CO2 को खींच लेता, जिससे कि रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाता। तो आपके पास क्या है, CO2 है, और CO जब डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब CO2 से हम डर नहीं रहे, CO2 से निफिकिर हो गए, डर खत्म हो गया, अब CO2 वापस नहीं आ सकता, और अगर CO2 वापस नहीं आ सकता बेटा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल, और अल्केन हम इजीली बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको पहले बना लीजिए फटाफट जल्दी से, दो तीन क्वेश्चन करवा देंगे आपसे कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन अगर करना है तो किस कार्बोक्सिलिक के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और किस कार्बोक्सिलिक के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो इसको कॉपी कीजिए फटाफट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल ये है सर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन जब हम कराते हैं इस कराने के दौरान होता है क्या कि सर कार्बन आयन बनेगा तो कैसे, तो आपको समझ में आ रहा है CO2 जैसे प्रोड्यूस करेगा वो निकलने की कोशिश करेगा, जिस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अटैच है वो कार्बन पे क्या बनेगा अनायन चार्ज, को CO2 इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है उसके घर से, तो जैसे कार्बन आयन बनेगा तो आपको देखना है कि वो बनने वाला कार्बन आयन कितना बेहतर है, जितना बेहतर होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो पहले एक पॉइंट लीजिए मेरे साथ, लिखो रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, rate of soda lime decarboxylation is directly proportional to the stability of carbon ion. Rate of soda lime decarboxylation is directly proportional to the stability of carbon ion. कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कैसे से समझ में आएगा, तो मान लीजिए आपके पास कुछ एसिड है ना, COOH है बेटा, ये पहला एसिड है सर हमारा, दूसरा कुछ एसिड है सर COOH है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है सर, है ना, या एक और एसिड ले लेते हैं, यहाँ COOH है, यहाँ भी फ्लोरीन लगा है और यहाँ भी फ्लोरीन लगा है, ऐसा बना हुआ है। अब गौर से देखो आप इन सबों को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, CO2 जो हम लगा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ये H+ निकला वो माइनस बना सर, ये CO2 बनेगा, CO2 के बगल में कार्बन है, तो आप इज्यूम कर सकते हैं, हम ये लिख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन आयन पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ कार्बन आयन है, देखो ये CO2 निकलेगा, बगल में आएगा कार्बन आयन, यहाँ कार्बन आयन बनेगा, ये CO2 निकलेगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन किसका बन रहा है, पहले का कि दूसरे का कि तीसरे का, तीसरे का बिल्कुल बन रहा है तीसरे का, क्योंकि जिस कार्बन पे कार्बन आयन बन रहा है ना वहां पे क्या हो रहा है, उसके बगल में दो फ्लोरीन उसको विड्रॉइंग कर रहा है। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, सॉरी गलती हो गया, अगर सेकंड वाले में कार्बन आयन बनता है तो सेकंड वाले कार्बन आयन में जिस कार्बन पे कार्बन आयन बन रहा है उसी पे फ्लोरीन क्या कर रहा है, डायरेक्टली उसको विड्रॉ कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे दो फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये दोनों फ्लोरीन तो कर रहा है लेकिन दोनों पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस की वजह से थोड़ा पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, फिर ये आगे रहेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डर जो बनेगा सर वो 2 का कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर तीसरे का होगा और फिर क्या होगा पहले का होगा, है ना, तो 2 3 1 का ऑर्डर यहाँ पे निकल कर आएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, अच्छे से देखना है कि कार्बन किसका ज्यादा स्टेबल हो रहा है किसका अनस्टेबल हो रहा है बेटा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, एक है COOH पहला, दूसरा है COOH यहाँ NO2 लगा है और तीसरा है COOH यहाँ साइनाइड लगा है, बस जो आप पढ़े हैं उसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ COOH है, यहाँ CHO लगा है। अब देखिए अच्छे से इन चारों में कौन सा डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट करेगा, तो पहले वाले में अगर कार्बन बगल में बनता है तो यहाँ पे इस कार्बन आयन को खींचने वाला कोई नहीं है बल्कि CH3 का डोनेशन है, यहाँ कार्बन बना रहा है तो माइनस आयन खींच रहा है, यहाँ कार्बन बना तो CN खींच रहा और यहाँ कार्बन आयन बन रहा है तो CHO खींच रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अब सवाल ये है कि कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा सर, तो आप पढ़े माइनस साइन इफेक्ट NO2 का माइनस साइन सब सबसे ज्यादा है, तो अगर हम नंबर देने से ये 1 बोले, ये 2 बोले, इसको 3 बोले और इसको 4 बोले, तो बेसिकली हुआ क्या, 2 नंबर वाला सबसे आगे निकल कर आएगा, इसके बाद कौन आएगा बेटा, पहला कि तीसरा कि चौथा, तीसरा, क्योंकि NO2 का 3 का माइनस साइन ज्यादा होता है, ज्यादा कीजिएगा सेम डिस्टेंस पे सब है, तीसरा आएगा और जब तीसरा आएगा ना सर तो तीसरे के पीछे आ जाएगा चौथा 4 1 और सबसे आखिरी में आएगा पहला, क्योंकि पहले में कोई विड्रॉइंग करने वाला नहीं है और अगर विड्रॉइंग करने वाला नहीं है सर तो कार्बन आयन अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि CH3 का प्लस साइन लग रहा है। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस जिस प्रोसेस में सीखेंगे कि हम और क्या पढ़े जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है या तैयार किया जा सकता है। क्लियर है, इसको फटाफट लिखो बेटा, सब लिखो जल्दी जल्दी। चलो भाई, अब सवाल ये है, क्या सवाल है कि सर अब हम अगला प्रिपरेशन क्या करते हैं, तो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। अब यहाँ पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अलावा एक और रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं NaOH और इलेक्ट्रोलाइसिस। NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब यहाँ पे ना NaOH फ्यूज लेते हैं
और उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, है ना, कैथोड पर एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से भी अल्केन बनता है और इसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे काम करेगा सर? ये एडजूम्ड है, 2 मोल में लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो कैथोड और एनोड पे काम करता है। एक मिलेगा आपको RR+ CO2, है ना, एक नोड पे ये मिलता है सर CO2 गैस बन के निकलता और दूसरे पे मिलता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। एक नोड पे ये मिलेगा, एक नोड पे ये मिलेगा, अल्केन मिल रहा है। हमें फोकस इसको करना है बेटा, अल्केन कैसे मिला सर। तो इसकी मैकेनिज्म है, छोटी सी मैकेनिज्म है, देख लेते हैं कैसे बन रहा है फटाफट। बस अब खत्म ही हो रहा है, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं सिलेबस को क्योंकि आपको खत्म भी करना है, पढ़ना भी है। तो कार्बोक्सिलिक के पास NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस जब आएगा ना तो सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे पहला स्टेप सेम होगा जैसे आप पढ़े आप सोडालाइट डिकार्बोक्सिलेशन। आपके पास कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक है RCOOH और साथ में कौन आएगा यहाँ OH-। तो OH- अगर H+ को निकालेगा बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा RCO- बनेगा और साथ में क्या बन गया सर H2O बन गया। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर ये रिएक्शन को हम 2 मोल में ले, यहाँ कार्बोक्सिलिक 2 मोल में है, OH- भी 2 मोल में, तो एज्यूम्ड रहेगा बेटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 मोल वाटर बन जाएगा और साथ में ये कितना बन जाएगा 2 मोल में आपका सॉल्ट बन जाएगा RCO-। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है सर? तो अगले स्टेप में आपके पास 2 मोल में है RC⋅O-, है ना। तो यहाँ पे ना 2 नोड है आपके पास, एक कैथोड है दूसरा एनोड है ना, और इसी पे रिएक्शन होता है। अब सोचिए आपके पास सॉल्ट में अगर RCO- है तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा सर? ध्यान से सुनो, तो कैथोड बोलते हैं कि हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और एनोड बोलता है पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव क्या जाएगा नेगेटिव पार्ट से जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे सर हमारे पास क्या है एनोड है और एनोड पे ये जा रहा है अपने आप को रिएक्शन करने के लिए। तो अगर ये एनोड पे आया सर एट एनोड, है ना, क्या कहेंगे एट एनोड, अगर एनोड पे आ रहा है एनोड पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ से क्या ही बन सकता है, बनेगा RCOO रेडिकल, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक मोल में इस्तेमाल करेगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा सर। अब ये रेडिकल बन गया, अब इसी रेडिकल से रिएक्शन को आगे अपने आप बढ़ाएगा। तो अगले स्टेप में जब हम आते हैं इसके पास तो अगले स्टेप बोला क्या सर ये रेडिकल का क्या करें, तो उठा के लाओ दोनों को, यहाँ बन गया RCO रेडिकल, है ना। गौर से देखो बेटा जैसे इसको हीट करते हैं ना तो यहाँ से फिर से वही कहानी है। क्या कहानी मालूम है आपको? अब ये कार्बन बोला ना कि भाई आर को बोला कि भाई हमारे तुम्हारी जो दोस्ती है, दोस्ती अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, हम इस दोस्ती को तोड़ रहे हैं। बोलो तोड़ दो भाई, क्यों? क्योंकि हम भी 2 लोग हैं, आपस में दोस्त बन जाएंगे। तो ये देखो हीट करेंगे तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा और CO2 बन जाएगा और R को इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो यहाँ पे मिल गया 2R रेडिकल, R रेडिकल, है ना, और साथ में क्या बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बेटा और ये बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में और यही R रेडिकल और R रेडिकल कंबाइन होगा और कंबाइन होकर बनेगा RR, दैट इज अल्केन। अल्केन फॉर्म कर गया सर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है एनोड पे अल्केन मिल रहा है प्लस CO2 गैस मिल रहा है ना, एनोड टर्मिनल पे हमें क्या मिल रहा है अल्केन प्लस CO2 गैस मिल रहा है सर। अब आपके पास क्या है कैथोड है सर, तो कैथोड पे आ जाइए तो आप कहेंगे ऐड कैथोड और ऐड कैथोड पे आप लाएंगे हाइड्रोजन को, तो 2 मोल में आपके पास है H+, हाइड्रोजन क्या करेगा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर तो यहाँ से बन जाएगा H2 गैस और H2 गैस बनकर ये क्या होगा रिलीज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे सर हाइड्रोजन जो है H2 गैस है वो कहाँ मिल रहा है कैथोड पे हमें मिल रहा है सर। क्लियर है? चलो भाई इसको आप पहले बना लीजिए, है ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। एक और रिएक्शन छोटा सा है वो बना लेना है और अब बनाने की चलो हम यही बना ही देते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं HI रेड फास्फोरस को इस्तेमाल करेंगे तो HI रेड फास्फोरस आएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ से पहले बनता है RCHO, तो बहुत मैग्नीशियम वही है, बार बार HI को तोड़ना है, 2 H रेडिकल में या पॉजिटिव आयन में या नेगेटिव आयन में शिफ्ट करना है। तो RCHO है, RCHO से फर्दर बनता है अल्कोहल, RCH2OH बनता है, RCHO से बनेगा RCH2I और RCH2I से बन जाएगा RCH3, अल्केन बन जाएगा। क्लियर है? तो ओवरऑल कार्बोक्सिल से भी आप अल्केन बना सकते हैं थ्रू HI रेड फास्फोरस। हमने देखो पहले बोला ये टर्म्स इतना याद ही रखना है आपको, HI रेड फास्फोरस की एक ही बात याद रखना है, HI रेड फास्फोरस इन जनरल कार्बोक्सिलिक को, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, ईथर को और
ईस्टर को, है ना, इन सबों को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके एक ही आंसर बनाता है, दैट इज अल्केन। तो ऐसे याद रखना है, ऑल फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस्ड बाय एच एंड फास्फोरस एक्सेप्ट एटम कंटेनिंग कंपाउंड एंड दे आर फॉर्म अल्केन। वो सब अल्केन के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है? इसको आप बना लीजिए फटाफट जल्दी से। तो कार्बोक्सिलिक खत्म हो गया। अब एक बस अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल के साथ पढ़ेंगे। अल्कोहल के पास एक छोटा सा रिएक्शन है, उसको पढ़ लेते हैं जहां से अल्केन बना सकते हैं बेटा। फिर ये प्रिपरेशन हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्शंस, अल्केन कौन कौन सी रिएक्शन कर सकती है या कर सकता है, जो भी तुम्हें लगे। अल्केन पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी लिंग है उसमें अपना आप जोड़ो। चलो भाई, तो नीचे आप लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। तो जब अल्कोहल की बात करते हैं ना, जैसे सिंपल है ROH, तो ROH पे क्या है, एक रिएक्शन है ग्रिनार्ड का, दैट इज RMgX। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना सब। ग्रिनार्ड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिनार्ड दो काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और एक बेस का काम करता है। तो अल्कोहल बोला मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप एसिड, हम एसिड बनेंगे, आप बेस बनिए और एज अ बेस क्या कीजिए, मेरे प्रोटॉन को आप ले जाइए, डिप्रोटोनेशन कराइए हमारे यहाँ से। तो ये R क्या करेगा, इस प्लस को खींचेगा बेटा और R को H मिल गया, क्या बन गया, RH अल्केन बन गया। बाई प्रोडक्ट को रख रहे तो वो माइनस जनरेट हुआ, H प्लस निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ बन जाएगा RO माइनस MgX। RO MgX भी बोल सकते हैं, RO बाई प्रोडक्ट है, अल्केन बन गया। इसी अल्कोहल पे फिर से आप यही रिएक्शन में नीचे पढ़े, क्या पढ़े आप, HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस, और HI रेड फास्फोरस भी इसके ऊपर काम करेगा। यहाँ से क्या बनेगा, RH बनेगा, अल्केन बन जाएगा बेटा, है ना, RH बन जाएगा, OH निकल जाएगा यहाँ से। चलो एक छोटा सा रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पे हम लोग क्या करते हैं, H2 का रिडक्शन करते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ निकेल और चारकोल, और टेम्परेचर जो होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ से क्या बनता है आपका, मीथेन बनता है CH4 और साथ में ना H2 गैस प्रोड्यूस होता है, या H2O यहाँ पे जो है गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो सवाल ये है सर ये बनता कैसे है, तो इसकी मैकेनिज्म हमारे लेवल पे पढ़ना नहीं है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप सीधे याद कर लीजिए, फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पे H2 का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और चारकोल 250 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ से बनेगा CH4 और प्लस H2O। बाकी बैलेंस करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे थ्राइस H2 है ना, 3 H2 बेटा, तो CH4 में 4 हो गया और 2 इसके पास है, बैलेंस है, कार्बन 1 मोल में है, ऑक्सीजन 1 मोल में। क्लियर है? तो आप इसको बना लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग का एक पार्ट खत्म हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हम सही लेवल से पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल सही लेवल है ये, इनफ है इतना, इससे ज्यादा हम लोग को अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ना भी नहीं है। ऐसे तो अल्केन को कहा जाता है लिस्ट रिएक्टिव, लेकिन हम उसको खींच खींच के चिंगम जैसा मोस्ट रिएक्टिव कर दिए, बहुत सारे रिएक्शंस में पढ़ा दिए इसके ऊपर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन कौन कौन से रिएक्शंस कर सकता है। अभी तक रिएक्शन से वो बन रहा था, अब वो खुद रिएक्शन करने के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा क्या है, पैदा हुआ तो वो पहले मतलब अपनी माँ के पेट में था, है ना, अब वो पहले तैयार हो रहा था, अब वो खुद तैयार कर रहा है ना, खुद कोई बच्चा देने के लायक हो गया, मतलब वो जवान हो गया, शादी हो गया, वो खुद बच्चा देगा। तो ऐसे अल्केन की कहानी है, अल्केन अभी बन रहा था, तैयार हो रहा था अलग अलग रिएक्शन से, अल्केन बोला हम तो बड़ा हो गए, और जब हम बड़ा हो गए तो बेसिकली हुआ क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद रिएक्शन कर सकते हैं, और रिएक्शन करके जो है हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर अल्केन रिएक्शन करे कैसे। तो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, या पहले हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बनाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन कौन कौन से रिएक्शन करेगा सर, कैसे करेगा। तो सबसे पहले बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फोटो हैलोजेनेशन, फोटो हैलोजेनेशन। गाना सुनो, खींच मेरा फोटो, खींच मेरा फोटो, तो फोटो हैलोजेनेशन है। अब फोटो हैलोजेनेशन में हम बेसिकली बोलते हैं सर काम कैसे होगा, बहुत सिंपल है। काम क्या करना है भाई, आपके पास यहाँ क्या है, क्या है, अल्केन है, RH है, RH पे ना रिएक्शन करते हैं H2 का, दैट इज हैलोजन का, और यहाँ देते हैं Hmu या सनलाइट, है ना, जिसके प्रेजेंस में सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा RH, दैट इज अल्काइल हैलाइड, और साथ में बनेगा HX, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्रोमिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड, ऐसा बन सकता है। क्लियर है। अब सवाल ये है कि सर अगर यहाँ H2 है तो H2 में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। H2 में आप F2 इस्तेमाल कर सकते हैं, Cl2 इस्तेमाल कर सकते हैं, Br2 इस्तेमाल कर सकते हैं, और I2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो हम ना नाम भी लिख दिए, साथ में ऑर्डर भी बना दिए। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, F2 ग्रेटर देन Cl2, Cl2 ग्रेटर देन Br2G और Br2 ग्रेटर देन I2G, है ना, ऐसा दिख रहा है। ये दिखने का मतलब है कि इस रिएक्शन में आप देखेंगे फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन रिएक्शन करने के लिए अकबकाया हो रहता है, और अल्केन से जब रिएक्शन करता है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे फ्लोरीन का पावर क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि कार्बन के सारे हाइड्रोजन को उड़ा देता है, और उड़ा के उसके मुंडन कर देता, और मुंडन करके टकला बना देता, और वो सॉलिड स्टेट में कार्बन को मीथेन का, इथेन का या प्रोपेन का अल्केन को फेंक देता है। क्लियर है। इसलिए बोला गया दे आर हाईली रिएक्टिव। इसके बाद Cl2 की बारी है, तो एक Br2 है और लिस्ट रिएक्टिव है I2। I2 रिएक्शन करने का पसंद नहीं करता, बट फिर भी रिएक्शन का रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन को रोकने के लिए हम कुछ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। चलो तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, क्या करते हैं ना, RH का एक कॉमन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं H2 के साथ, ठीक है ना। इसके बाद सबको बारी बारी से पढ़ेंगे F2 Cl2 Br2 I2 को, ताकि हमें समझ में आए कि सर आखिर किसका नेचर क्या है और किस नेचर की वजह से हम क्या कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में देखते हैं सर ये आखिर काम कैसे करता। तो H2 तो समझ में आ गया आपको। अब देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की जब बात करेंगे तो सिंपल कहा ही जाता है कि सर आपके पास H2 है, X और X है, और यहाँ आपके पास क्या है, Hmu है, मतलब फोटो हैलोजेनेशन करवाना है तो आप सनलाइट लाएंगे, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हीट जैसे मिलेगा तो अपने बीच का बॉन्ड ये तोड़ देगा बेटा, और कंप्लीट यहाँ रेडिकल बनने वाला है। तो ध्यान से सब सीखना, X पे रेडिकल और X पे रेडिकल, दैट इज 2 मोल में हाइड्रोजन मिलेगा, जिस पे क्या रहेगा, फ्री रेडिकल रहेगा। पहला मैकेनिज्म का स्टार्ट हो गया पार्ट हमारा। अब इसके मैकेनिज्म में ना 3 स्टेप होता है। एक को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन की शुरुआत होना, एक होता है चेन प्रोपगेशन, चेन का ग्रोथ होना, और एक होता है चेन टर्मिनेशन, जहां पे चेन टर्मिनेट होकर कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं। तो हम उसको भी पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे कि कौन सा स्टेप कहां पे कैसे अडॉप्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा यहीं पे शुरू हुआ है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं चेन इनिशिएशन, चेन की शुरुआत होना, इनिशिएट करना, चेन इनिशिएशन, इनिशिएट करना, शुरुआत करना। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, दैट इज चेन प्रोपोगेशन, चेन का प्रोपोगेट होना, अब चेन बनने का किसी किसी के बीच में, तो आप उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन का प्रोपोगेट होना। कैसे प्रोपोगेट हुआ सर, तो देखते हैं। जैसे आपके पास 2 रेडिकल है बेटा, अब आपके पास अल्केन है, RH है, RH के पास आएगा X रेडिकल, और X रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से H रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेकर X के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा HX। यही पे कहानी हमें समझनी होती है ना, और यहाँ बन जाएगा R रेडिकल। ये हो गया चेन प्रोपोगेशन। अब इसी स्टेप में देखो R रेडिकल अपने चेन को ग्रोथ कराएगा, बढ़ाएगा, तो सिंपल बोलेगा क्या सर, R रेडिकल क्या करेगा, अगले स्टेप में आएगा और वो बोलेगा कि भाई हमें हैलाइड बनना है, तो वापस से H2 का सेकंड मोल आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा सर इसके प्रेजेंस में, और R रेडिकल को मिल जाएगा यहाँ से X रेडिकल, तो क्या बन जाएगा RH, और X रेडिकल क्या हो गया, बाहर हो गया। ध्यान से सीखना। तो आपका चेन प्रोपोगेशन हो गया। अब कार्बन बोलेगा हम हाइड्रोजन से फिर से कनेक्ट हो गए, नया चेन बना लिए, प्रोपोगेट हो गए। लेकिन लास्ट स्टेप जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं तीसरे में चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का मतलब चेन का टर्मिनेट होना, मतलब जो कार्बन के चेन है या कोई अदर चेन है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है या हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाता है अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर। जैसे बोलेंगे सर यहाँ पे अगर देखा गया इस स्टेप में आपके पास X रेडिकल बना हुआ है जो तड़प रहा है काहे के लिए, निकलने के लिए, क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा। X रेडिकल क्या करेगा,
अपने जैसे और भी रेडिकल के साथ कंबाइंड होगा और कंबाइंड होकर यहाँ H2 बनेगा और H2 बनकर यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे आपके पास R रेडिकल है, R रेडिकल क्या करेगा यहाँ से अपने से रेडिकल को कंबाइन करेगा और यहाँ से RR बन के निकल सकता है। आपके पास क्या है, R रेडिकल है और साथ में क्या है, X रेडिकल है, ये भी कंबाइंड होगा और कंबाइंड होकर क्या बनेगा, RX बन जाएगा। इस तरह से ये फॉर्म करेगा और फॉर्म करके बाहर चला जाएगा। क्लियर है? इसको लिख दो बेटा, फटाफट लिखो जल्दी से। तो सिंपल बोलना है, पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ता है H2 के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो रेडिकल का जनरेशन होता है। अगले स्टेप में चेन को प्रोपगेट करते हैं तो RH का बॉन्ड टूटकर बनता है HX प्लस R रेडिकल, R रेडिकल को X रेडिकल मिलकर हल्का हाइड्राइड बन जाएगा। X रेडिकल बार तड़प रहा है, अब X रेडिकल को निकलना है सर, तो वो लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन, जहां पे कुछ लोग कंबाइंड होकर नेचर से क्या होंगे, अलग लोगों से मिलकर कंबाइंड होकर निकल जाएंगे। X रेडिकल X2 बन गया, R रेडिकल R1 बन गया, R रेडिकल X रेडिकल RX बन के निकल रहा है ना। तो तुम बोलोगे सर RX से निकल गए तो RX क्या बचा, यही भी हम आगे पढ़ेंगे अभी कि सर F2 होगा, Cl2 होगा, Bl2 होगा, I2 होगा। आखिर किस रिएक्शन में कौन सा पार्ट कहां पे रुकता है और कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, कौन सा रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना के रखते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से। इसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। मैकेनिज्म बस आपको ये समझाना था, रिएक्शन ऐसे ही होना है, चाहे H2 जगह F2 हो, Cl2 हो, Br2 हो या I2 हो। क्लियर है? तो आप इसको बना लीजिए पहले फटाफट और देन हम इस पे काम करेंगे। देखो बेटा, अब जैसे सवाल ये है सर अगर हम फ्लोरिनेशन कराएं तो क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्या फर्क होगा सर। तो पहले देखते हैं फ्लोरिनेशन F2 रिएक्शन। तो F2 रिएक्शन ना क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। और अगर हाईली एक्सोथर्मिक है सर तो रिएक्शन जो होगा बेसिकली क्या होगा, जल्दी ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा सर, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास CH4 है, मीथेन है और रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, F2 के साथ, F2H ले लिए, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यहां बनेगा CH3F, क्या बनेगा CH3F और साथ में क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये सर ये बनेगा कैसे, तो बनेगा ऐसे, देखो यहाँ हम क्या सोच रहे हैं, बनेगा क्या CH3F और क्या बनेगा HF बन जाएगा। बट एक्चुअल में यहाँ होता है क्या कि हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन है, इसके जब आपस में रिएक्शन होता है बेसिकली ये बनाता है यहाँ C और कार्बन को सॉलिड स्टेट में चला गया, अब 4 मोल में यहाँ HF फॉर्म कर जाता है। क्लियर है? ये अगर 2 मोल में हम बैलेंस कर ले तो अभी रिएक्शन ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, तो ध्यान से देखना सर। एक्चुअली होता है क्या, आपके पास F2 मॉलिक्यूल है तो मैकेनिज्म जैसा भी आपको पता है वैसे पढ़िए। F2 है सर, F2 को H देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा बीच से और बॉन्ड टूटेगा, F रेडिकल क्या बनेगा 2F रेडिकल, ये फॉर्म कर गया। अब अगले स्टेप में देखना, जब प्रोपोगेट करेंगे तो आपके पास क्या है CH4 और CH4 जब यहाँ पे आएगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए यहाँ मिलेगा F रेडिकल और F रेडिकल के लिए यहाँ टूटेगा बॉन्ड। ध्यान से देखना, यही आपको समझना है कि जब H रेडिकल HF के साथ बनेगा क्या बनेगा HF और साथ में बन जाएगा CH3 रेडिकल, क्या बनेगा ऐसा, बिल्कुल बनेगा सर। सवाल ये है कि जब ये HF बनेगा ना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा और ऐसे वीक बॉन्ड टूट रहा है, तो अगर वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो सिस्टम क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा और हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये रिएक्शन ना रुकता नहीं है, फर्दर बढ़ जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। एक बार हो गया वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा और जब बाहर निकल जाएगा सर तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था कि यहाँ पे वापस CH2 आता और CH3F बनता, बट ऐसा होता नहीं है। हम यहाँ पे ये बोलते हैं सर आपके पास वापस क्या है CH है, रेडिकल है और यहाँ पे क्या आएगा 3 मोल में आएगा F रेडिकल और सारे CH बॉन्ड को तोड़ेगा और HF पे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से बोलेंगे कार्बन न्यूट्रल हो गया सर, है ना, यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा HF फॉर्म में करके निकल जाएगा।
तो ये रिएक्शन क्या है, अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि हमें बनाना था अल्काइल हैलाइड और यहाँ कार्बन क्या होगा, सॉलिड स्टेट में जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन यहाँ सॉलिड में चला गया और HF का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल से बाहर है सर। एक बार रिएक्शन हो गया तो हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल होता है। मतलब ओवरऑल हमें ऐसे बोलना है कि इस रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें तो अल्काइल हैलाइड बना के दे नहीं पाया ये तो कुछ और बना दिया, कोई और तमाशा हो गया इसका। इस बात का ध्यान रखते हैं। क्लियर है? तो चलो, ये कोई पूछेगा आपसे ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ बोल रहे हैं वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से बेसिकली हम लोग कर सकते हैं क्या, रिएक्शन क्या होगा, एक जो थर्मिक होगा और सारे CH बॉन्ड को तोड़कर आप कार्बन को बना देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 मोल HF बन जाएगा बेटा। 3 मोल यहाँ बनेगा, 1 मोल वहाँ बनेगा। क्लियर है? बट इस रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको आप बना लीजिए फटाफट जल्दी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इसके बाद आपके पास अगर है आयोडोनेशन, पहले जिसकी जरूरत नहीं उसको पढ़ लेते हैं, इसका जिसकी जरूरत है वो हम पढ़ेंगे, है ना। अगर हमारे पास है आयोडोनेशन, तो आयोडोनेशन में हम लोग करते क्या है, काम कैसे करते हैं। आयोडोनेशन में जैसे हम बोलते हैं क्या, ध्यान से देखना बेटा, आपके पास फिर से आया CH4 और यहाँ लिखिए I2 और ये H है सर। ये जब I2 की रिएक्शन होगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, बनेगा CH3I और साथ में क्या बन जाएगा, HI बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बट ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल होता है, रिवर्स कर जाता है, और जब रिवर्सल करेगा तो वापस I2 कन्वर्ट हो जाएगा और CH4 में हमें कंपाउंड मिल जाएगा। तो रिएक्शन रिवर्स कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब सीख लेंगे हम लोग। इसे बेसिकली बोलते हैं क्या, सबसे पहला स्टेप आप अप्लाई कीजिए। आपके पास आयोडीन है, आयोडीन को देंगे आप सनलाइट, HMU देंगे, ये बनेगा 2I रेडिकल, ये फॉर्म करेगा सर पहले स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में जब लाते हैं इसको CH4 के पास, तो CH4 क्या ही आपको देखना है कि आखिर CH4 क्या यहाँ पे काम कर रहा है। तो CH4 में क्या होता है सर, जब I रेडिकल है कंबाइन होने के लिए आता है तो आप CH1 को तोड़ते हैं, बिल्कुल तोड़ते हैं, बेशक तोड़ते हैं, समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो अब जो HI का बॉन्ड बन रहा है ये वीक बॉन्ड बन रहा है, काफी कमजोर बॉन्ड है, और HI का बॉन्ड अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का टूटना और वीक बॉन्ड का बनना कभी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। और नामुमकिन है सर, तो आप इसको मुमकिन कैसे कर सकते हैं, कुछ देर के लिए तो मुमकिन कर सकते हैं, पर परमानेंटली हम इसको मुमकिन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं कर सकते सर, क्योंकि एक CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और HI एक वीक बॉन्ड है, तो वो वीक बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा, और सिर्फ जब पसंद नहीं करेगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और रिएक्शन रिवर्स होगा यहाँ पे, और रिवर्स होगा सर तो हम ओवरऑल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। फिर भी देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। HI मिल गया, अगले स्टेप क्या मिला आपको, CH3 रेडिकल और HI बॉन्ड बना, इसको क्या मिल जाएगा, फिर से I2 मिलेगा, और I2 यहाँ से क्या बना देगा, CH3I, है ना, साथ में I रेडिकल क्या हो गया, बाहर हो गया। अब आपको करना क्या है, तो करने के लिए क्या करेंगे सर, टर्मिनेट करेंगे, तो I रेडिकल को देंगे I रेडिकल, ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके क्या बनेगा, I2 बना लिया सर, यहाँ से निकल गया सर हमारा। जैसे आप बोल सकते हैं कि आपके पास क्या C3 रेडिकल, वो C3 रेडिकल C3 इथेन बना के निकल जाएगा सर, ऐसे ही टर्मिनेट कर जाएगा। अब सवाल है सर यहाँ पे कि अगर ये वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो आखिर यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स करेगा, और रिवर्स करेगा तो उसको रोकने के लिए, मान लेते हैं हम ठान लिए कि C3I बनना चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इसमें डालेंगे तो डालने के बाद रिएक्शन हमारा सक्सेस हो सकता है कुछ देर के लिए, जिसको आप बोल सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, और वो होता है नाइट्रिक एसिड HO3 या HI3 पीरियोडिक एसिड। तो ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सिर्फ नाम इसका ये फार्मूला आपको याद रखना है कि सर अगर आयोडाइजेशन की रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्स करता है, तो रिवर्स करने से रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नाइट्रिक एसिड या पीरियोडिक एसिड HO3 या HiO3, और ये कैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। वाला चीज दूसरा, आयोडाइजेशन का रिएक्शन क्या है सर, रिवर्सिबल, ये आपको याद ही रखना है, और रिवर्सिबल हो फिर भी हमें यार कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो आप समरी में बोल सकते हैं फ्लोरिनेशन और आयोडाइजेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सर, क्योंकि हमें चाहिए था फ्लोरिनेशन से अल्केन से बने अल्काइल हैलाइड, लेकिन यहाँ कुछ और तमाशा हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल ये है कि अब सर हमारे पास दो केस और हैं, एक क्लोरीनेशन और एक है ब्रोमिनेशन। इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं साफ साफ कि कैसे करना है सर। तो ध्यान से देखना है सबको कि अगर हमारे पास क्लोरीनेशन है तो क्लोरीनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, या ब्रोमिनेशन के लिए क्या करेंगे, और करेंगे भी तो आखिर कैसे इसका आंसर ला सकते हैं। तो अगर हम क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो देखो ध्यान से सुनना, अब ये रिएक्शन आपके काम का चीज है, क्वेश्चन आपसे अब यहीं से पूछेगा, है ना। क्लोरीनेशन से तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, पूछ लिया तो आपको बोलना हाइड्रोथर्मिक आयडेशन से पूछेगा कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन से अब सवाल का आंसर पूछेगा कि अल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड बन रहा, तो कैसे बन रहा, और बन रहा है तो कितने अमाउंट में बन रहा, और कैसे फॉर्म कर रहा, सवाल बन। तो सवाल ये है सर क्लोरीनेशन अगर कराए तो क्लोरीनेशन के लिए बोलना क्या है सर, आप क्या इस्तेमाल करेंगे Cl2H-mu। ध्यान से सब सीखना है आप सबको। आपके पास फिर से आया CH3 या CH4 ले लीजिए, सीधे मीथेन है, छोटा सा कंपाउंड है, इस पे ले आया Cl2H-mu और Cl2H-mu से रिएक्शन करके बनाएगा CH3Cl plus HCl। अब इसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने पहले एक चीज और सीख लेते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं इसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये है, नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये है कि जहां सिस्टम में अल्केन के अलग अलग डिफरेंट कार्बन पे रेडिकल मिलेगा वहां ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। पूरे अल्केन के सिस्टम में जहां फ्री रेडिकल उसको मिलेगा, जहां फ्री रेडिकल डिफरेंट मिलेगा वहां ये अप्लाई करेगा कौन सा रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है आपको, एक सिग्मा का टूटना दूसरा सिग्मा का बनना, दिख रहा है कार्बन से CH का बॉन्ड टूटा और कार्बन से Cl का बॉन्ड का बनना, तो सिग्मा बॉन्ड का टूटना सिग्मा बॉन्ड का बनना सब्स्टिट्यूशन होता है सर, बिल्कुल होता है। और इसमें क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म का हेल्प ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो भाई, तो कैसे होता है सर वो देखते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे CH4 को ले आएंगे, तो ये मैकेनिज्म तो हम आपको पढ़ा दिए, आप खुद से भी बना सकते हैं। पहले आप Cl2 को तोड़ेंगे सर, Cl2 को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2Cl रेडिकल। फ्रॉम फास्ट चल रहे हैं, सेकेंड स्टेप में ले आया CH3 और H आ गया सर, यहाँ आ गया Cl रेडिकल, और Cl रेडिकल को क्या मिल गया CH का बॉन्ड, H रेडिकल Cl रेडिकल क्या बना दिया HCl बना दिया, और साथ में क्या मिल गया CH3 रेडिकल। अब ये C3 रेडिकल को आप क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, तो क्या लाएंगे Cl2 को वापस लाएंगे बेटा, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे C रेडिकल मिलेगा तो बनेगा C3Cl प्लस Cl रेडिकल, ऐसा फॉर्म करेगा सर, है ना। ये बन गया हमारा। सवाल ये कि सर नॉन सिलेक्टिव कैसे है, तो उसके लिए देखने क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। जैसे ये कंपाउंड है और यहाँ आया Cl2H-mu। अब देखो ये दो सवाल, अगर Cl2 वन मोल लिखा रहेगा, रिस्ट्रिक्ट किया रहेगा, रिस्ट्रिक्शन है वन मोल ही है, तो आपको देखना है कि भाई वन मोल है तो काम करेंगे हम लोग। लेकिन अगर Cl2 कुछ भी लिखा नहीं है, अज्यूम्ड है, तो वो नॉन सिलेक्टिव करेगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो देखो कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तब बोलेंगे सर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बिल्कुल है जी, दोनों सेम है। ये 2 डिग्री सेम है जी, तो ये 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन के लिए अब आपको डायरेक्टली रखना है, CH बॉन्ड को तोड़ना है, CCl बॉन्ड बनाना है, CH बॉन्ड को तोड़ना है, CCl बॉन्ड बनाना है, CH बॉन्ड को तोड़ना है, CCl बॉन्ड बनाना है। यहां से होगा क्या, अगर ये 1 डिग्री सेम है, कहीं एक जगह से कर लिए तो CH बॉन्ड टूटा, CCl बॉन्ड बन गया सर। ये 2 डिग्री सेम है तो CH बॉन्ड टूट गया, CCl बॉन्ड बन गया सर। यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया 2 हो गया। अब इसी में एक सवाल और जुड़ गया, क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आइसोमर्स आप लोगों को पढ़ा रहे थे, या जिसको भी पढ़े हम लोग आप लोग, तो वहां पे बताए थे कि आइसोमर्स पूरा एप्लीकेशन है, पूरा अप्लाई होता है पूरे ऑर्गेनिक में। अब देखो यहाँ स्टूडियो खोलो आप, या तो डबल बॉन्ड नहीं है, ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं, क्या होगा ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल के लिए क्या चाहिए, कायरल सेंटर। क्या चाहिए, कायरल सेंटर। क्या चाहिए, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर खोजते हैं, इसके बाद कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ कायरल सेंटर है, Cl अलग, H अलग, C3 अलग अलग मतलब कि, और C2 C3 अलग है। ये दो प्रोडक्ट शो करेगा सर, और दो प्रोडक्ट क्या होगा R फॉर्म और S फॉर्म। तो अगर सवाल यहाँ देखो क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो 2 और 1 3, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स 1 और 1 2 होता है भाई, 2 होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब एक लास्ट रिएक्शन खत्म करते हैं ब्रोमिनेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तो अब हम नीचे बात करते हैं ब्रोमिनेशन का। अब ब्रोमिनेशन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि वो कहता है कि ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब क्या है, पूरे सिस्टम में वो जहां बोलेगा सबसे बेस्ट रेडिकल, है ना,
पूरे सिस्टम में जहां भी बोलेगा वो सबसे बेस्ट रेडिकल मिलेगा, वहीं से वो ब्रोमिनेशन करा सकता है और कराकर वो क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा सर। तो अच्छे से देखना है, गौर से देखना है और ध्यान से भी समझना है। तो आप देखिए अगर, तो आप बोलेंगे सर अगर आपके पास Br2H है, क्या है, Br2H है, तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन सीधा में लेते हैं। अगर आपके पास ये क्या है, आइसोब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन पे आप बना रहे हैं Br2H, तो चलो हम इसी से मैग्नीशियम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो समझो, 1 डिग्री सब सेम है जी, क्योंकि सबका कनेक्टिविटी 3 डिग्री है बेटा। ये 3 डिग्री अकेला है और 3 डिग्री बोला कि भाई रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री पे स्टेबल कि 1 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री रेडिकल का टूटेगा CH बॉन्ड, ये जो CH बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ से ब्रेक करेगा और CCH बॉन्ड का क्या होगा, या CBr बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा बेटा। ये सबसे बेस्ट रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और ये इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट। बाकी मैकेनिज्म तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से मैकेनिज्म सबका पैटर्न सेम है, हम शुरू में बता दिए। पहले Br2 का बॉन्ड टूटेगा, Br रेडिकल बनेगा सर, वो फिर CH बॉन्ड को तोड़कर क्या बनाएगा, HBr, कार्बन का रेडिकल आएगा, कार्बन को फिर से Br2 मिलेगा, कार्बन ब्रोमीन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से बना सकता है, ये प्रोडक्ट बना सकता है। क्लियर है। ये फोटो हाइड्रोजनेशन था, जिसमें आपको दो रिएक्शन याद रखना है। पहला फ्लोरेशन क्या है, हाईली यूथर्मिक है, अनकंट्रोलेबल है, रिएक्शन हाथ से बाहर चला जाता। दूसरा हाइड्रोनेशन है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो उसके लिए रिवर्स को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड और प्यूरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। दूसरा क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन नॉन सेलेक्टिव होता है, पूरे सिस्टम में जहां-जहां रेडिकल डिफरेंट मिलेगा वहां-वहां वो क्लोरीनेशन करा सकता है। और तीसरा पढ़े, चौथा पढ़े ब्रोमिनेशन जो सिलेक्टिव होता है, और अगर सिलेक्टिव है तो पूरे सिस्टम में सबसे बेस्ट रेडिकल जो प्रोड्यूस करेगा कार्बन, उसी के पास ये रिएक्शन करेगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। क्लियर है। तो आज इतने रहने देते हैं, अगले क्लास में हम और कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, फटाफट जल्दी हमारा सिलेबस बढ़ेगा और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा इसका व्यूअर बढ़ाओ भाई, मेरे लेक्चर को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर कितने जी जान करके बोलते हैं और पढ़ाते हैं, है ना। हमारे पास पैसा भी नहीं कि माइक का इस्तेमाल कर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं बेटा, गला पूरा बैठ जाता है, इवन क्लास में भी इतना जोर से नहीं चिल्लाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरे लेक्चर को सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कुछ सब्सक्राइब करेगा लोग, है ना, ऐसा देखेगा तो उससे फायदा भी होगा और जनता का भलाई मतलब सबका भलाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, कमेंट हम पढ़ते हैं, इतने बेरोजगार हम हैं, कमेंट बिल्कुल पढ़ते हैं। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कमेंट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं, तो आप कमेंट में लिखा कीजिए क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा स्पीड आपको फास्ट लग रहा है तो आप बोला कीजिए, थोड़ा सा हम उसको बैलेंस करेंगे, अगर स्लो लग रहा है तो और फास्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब बातें अगर आप लिखेंगे तभी हम पूरी क्लास हमारे बैलेंस होकर चलेगा और आप सब कुछ समझ में आएगा, चाहे वो पढ़ने में अच्छा बच्चा हो, चाहे पढ़ने में खराब बच्चा हो, चाहे पढ़ने में मॉडरेट बच्चा हो, लेकिन मेहनती हो, है ना, टाइम पास करने वाला नहीं हो। अगर मेहनती हो तो 110% गारंटी देते हैं हम तुम्हारे घर पे भी आकर पढ़ा सकते हैं, या अगर 12 बजे रात को भी अगर तुम कहोगे लाइव पढ़ाने तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं, बट यू आर लेबोरियस, आपको लेबोरियस होना है। क्लियर है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा बेटा और तभी रिजल्ट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।